आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें हम नोट्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। इस सीरीज़ में पूरा टारगेट है क्लास 6 से 10th तक के साइंस एनसीईआरटी को कवर कराना। जैसा कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का अदर एग्ज़ाम हो, एसएससी का, सब में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और साइंस थोड़ा कंसेप्चुअल भी आती है, रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और वो कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे एनसीईआरटी के हेल्प से। तो इसलिए एनसीईआरटी को कवर कराया जा रहा है। आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। अगर आप एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे, देन आप एक बार रीडिंग करेंगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इन जो 3 से 6 चैप्टर थे, इनमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही वीडियो कवर करा दिया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको इसमें वही एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले देखते हैं कि फाइबर्स जो होता है क्या होता है। ठीक है, फाइबर्स के मदद से हम क्या बनाएंगे, जो ये थ्रेड्स होते हैं, स्टील थिनर्स को ही फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही थिन होते हैं। फैब्रिक्स जो होता है वो यॉन से बनेगा और यॉन जो होगा वो फाइबर से बनेगा। इसका मतलब फाइबर जो हो गया किसी भी क्लॉथ का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं, सम फैब्रिक्स जो होते हैं वो प्लांट से बन सकते हैं, कुछ एनिमल से बनते हैं। तो प्लांट वाले कॉटन और जूट हो जाएंगे, एनिमल वाले आपके सिल्क और वूल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये नेचुरल फाइबर है, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट और एनिमल नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं। ऊल को अगर हमें कैसे मिलता है, ऊल जो है फ्लीस, जो सिप का और गोट का फ्लीस होता है उससे प्राप्त कर सकते हैं, या रैबिट यॉक और कैमल के हेयर से भी हम ऊल बनाते हैं। सिल्क फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है, सिल्क वार्म के कोकून से हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। पहले क्या था, केवल हमारे पास नेचुरल फाइबर्स ही एग्जिस्ट करते थे, कोई मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं आता था। लेकिन अब क्या है कि आजकल केमिकल सब्सटेंसेस के मदद से भी सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्स यूज नहीं हुआ होता है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। अब हम एग्जांपल देखेंगे सम प्लांट फाइबर्स का। कॉटन के बारे में देखते हैं। कॉटन जनरली क्या होता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है और उसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होती है। अब कुछ प्रोसेस को देखेंगे। गिनिंग क्या होता है, फाइबर्स को उसके सीड से कॉम्बिंग की मदद से अलग करने के प्रोसेस को ही गिनिंग कहा जाता है। ट्रेडिशनली या हैंड से किया जाता था, लेकिन अब मशीन्स यूज हो रहे हैं इस प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं, जूट के बारे में देखते हैं। जूट कैसे निकलता है, जूट जो है जूट प्लांट के स्टेम से निकालते हैं हम। ये जनरली रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग कब करते हैं हम, फ्लावरिंग स्टेज में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग जो स्टेम्स होते हैं उनको हम क्या वाटर में कुछ दिनों के लिए डाल देते हैं, जिससे स्टेम्स रॉट हो जाते हैं और उससे हम हैंड की मदद से फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको हमें यॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि फाइबर ही सबसे मेन, जो पहले स्टेप में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, यही बेसिक यूनिट होती है जिसकी मदद से यॉन बनेगा और यॉन को मिला के क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस जो ये प्रोसेस है यॉन बनाना फाइबर से, उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, वीविंग क्या हो जाएगा, जब एक से एक ज़्यादा फाइबर्स को इस्तेमाल करेंगे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वीविंग कहेंगे। मतलब जैसे दो डिफरेंट यॉन्स को यूज करके हमने क्या करा, उसको एक साथ बुन के क्या बनाया, वीविंग कर ली, उससे अलग डिफरेंट कलर का फैब्रिक आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, फ्लैक्स के बारे में जानते हैं। फ्लैक्स क्या है, एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर हमें प्रोवाइड करता है। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में था नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत ही फास्टली इसको कवर कर लिया, ज़्यादा इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है स्पिनिंग क्या है, वीविंग क्या है, तो वो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स।
कैसे हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, स्ट्रेच या इजीली उसको स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसे मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, स्पॉन्जी हो गया। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें हम हार्ड मटेरियल कहेंगे, जैसे आयरन हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जब पानी में डिजॉल्व किए जाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्युबल कहेंगे, जैसे सॉल्ट हो गया और शुगर हो गया। वहीं कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजॉल्व वाटर में नहीं होते, उनको हम इनसॉल्युबल कहेंगे, जैसे अगर सैंड को आप वाटर में डाल दो, सैंड डिजॉल्व नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। सम प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनसे आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम जिनके आगे पीछे देख नहीं सकते, मतलब उनके थ्रू अगर देखने पे तो पीछे की मटेरियल दिखाई नहीं देगा, ऐसे चीज़ों को ओपैक कहते हैं, या हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं, जैसे वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल हो गया, इनके आर पार आप नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में भी एक मटेरियल आता है जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम क्या है क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे हमने चैप्टर 2 में एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी फूड आइटम में आपका फैट अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था और हमने एक वाइट पेपर लिया था और उसके ऊपर फूड मटेरियल को रख दिया था, तो वहाँ से ऑयली पैचेस देखने को मिलते थे, तो वो क्या हो जाता था, फैट, इसका मतलब उस आपके फूड आइटम में फैट अवेलेबल है। तो वही ऑयली पैचेस वाला पेपर, उससे हम क्या है क्लियरली नहीं देख सकते, यह भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन उससे क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें यही था, क्या किसको सॉल्युबल किसको इनसॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, यही चीज़ें थी, बस वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 5। अब हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में देख लिया, उनकी हार्ड सॉफ्ट ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सेपरेशन कैसे करते हैं इन सब्सटेंसेस का। तो टी लीव्स को अगर हमें अलग करना पड़ता है लिक्विड से तो हम स्ट्रेनर की मदद से कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमें स्टॉक्स अलग करने हैं ग्रेन से तो हार्वेस्टिंग की मदद से वो अलग हो जाता है। अगर हमें बटर निकालना है मिल्क या कर्ड से तो हम उसको चर्न करते हैं। कॉटन को गिनिंग करने से हमें क्या हो जाता है, सीड से फाइबर मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद अगर हाँ कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी बड़ी हैं और कम अमाउंट में पाई जा रही हैं, तो उनको हम हैंड पिकिंग की वजह से भी अलग कर सकते हैं, यानी कि स्लाइटली जो लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको हाथ से अलग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जब आप चावल बनाते हो तो चावल में जो पत्थर वगैरह होते हैं चावल या दाल में, तो उसको आप हैंड पिकिंग करके इजली से अलग कर लेते हो। आगे देखते हैं थ्रेसिंग का प्रोसेस। थ्रेसिंग का प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस का यूज़ भी स्टॉक्स ग्रेन को अलग करने के लिए, कि ग्रेन आपका अलग हो जाए, स्टॉक अलग हो जाए, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्रेन सीड्स को जैसे बहुत गांव में आपने देखा हुआ कि पीटते हैं उसको, और कुछ कभी कभी इसको बुलेट कार या मशीन से भी इसको अलग कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर के अगर कंपोनेंट को आपको अलग करना है तो विनोइंग की मदद ले सकते हैं। ठीक है, जिससे में क्या होता है, एक आप फैन या किसी जिससे आप हवा करते हो और ऊपर से गिराते हो तो क्या होगा, हैवियर जो मटेरियल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और लाइटर जो होते हैं हवा के इफेक्ट से वो उड़ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीविंग क्या है। सीविंग को आप एग्जांपल आप डेली घर में देखते होंगे, जैसे अगर आप जब आटा गूंथने के लिए पहले आटा हम चालते हैं तो उस प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। जैसे वो छन्नी की मदद से उसको हम ऐसे इम्प्योरिटीज़ को उसके अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जनरली इसका इस्तेमाल इम्प्योरिटीज़ और ब्रेन को अलग करने के लिए फ्लोर से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब हैवियर, अब किसी चीज़ में आपने किसी मिक्सचर में पानी ऐड किया, ठीक है, जब किसी मिक्सचर में आपने पानी ऐड कर लिया तो हैवियर कंपोनेंट्स जो होंगे वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। हैवियर रुक जाएगा और पानी फ्लो के साथ बह जाएगा क्योंकि वो लाइटर होता है। अब क्या है, इसी में एक प्रोसेस अगर आगे जाते हैं, जो वाटर होता है अलॉन्ग विथ डस्ट वो रिमूव होता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकेंटेशन कहेंगे।
ठीक है। इसकी मदद से हम जनरली 2 लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया। ऑयल क्या हुआ देखना आप, कभी भी वाटर पे तैरता रहता है, वो उससे मिक्स नहीं होता है, तो डिकैंटेशन के प्रोसेस से इस चीज़ को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, उसको अलग करना है, उसको अलग करने के लिए आप फिल्टरेशन का इस्तेमाल करोगे, जैसे टी लीव्स को हमने टी से अलग किया। सिंपल है, फिल्टरेशन डेली लाइफ में यूज होता रहता है। अब आगे बढ़ते देखते हैं कि जो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहेंगे। वहीं जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसको कंडेंसेशन कहेंगे। मतलब एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, इसको ध्यान देना है, ठीक है। वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में तो इवापोरेशन, और जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें, इसका मतलब सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर अब कोई वो सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं हो सकता। एट अ फिक्स टेम्परेचर ये होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे ये चीज़ होगी। अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उस चीज़ को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी, उस मटेरियल या सब्सटेंस को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर किसी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उससे उस लिमिट से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, दैट मीन्स दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वाटर के अंदर बहुत सारे डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, वाटर डिजॉल्व करता है। इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ खास नहीं था। बेसिकली अभी तक जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाए उसमें चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आप चैप्टर 2 की वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का सारा टेस्ट मैंने करवाया, और बेसिकली सारे क्या आपके बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में करवाई। इसमें तो बस हम नॉर्मल प्रोसेस ही एक्सप्लेन समझ पाए होंगे इस वाले पूरे उसमें। लास्ट चैप्टर में तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सी 2 चीज़ें बस जानने के लिए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर 6 में चेंजेस अराउंड अस क्या है, इसमें कुछ चेंजेस हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, अगर एक बैलून में आप हवा भरते हो तो हवा निकाल दोगे तो बलून फिर से उसी शेप में आ जाएगी। चाहे आप एक पेपर से बच्चे टॉय एरोप्लेन बनाते हैं, उनको फोल्ड करके उसको दोबारा से अनफोल्ड करके हम दोबारा उस प्लेन पेपर को पा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या हैं, इनको हमने रिवर्स कर दिया, इसलिए ये सब रिवर्स चेंजेस हो गए। पर कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर यही जो आपने बलून में हवा भरी थी, अगर आप बलून फोड़ दें उसको, तो आप दोबारा उस बलून को नहीं पा सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। चेंजेस जो है किसी चीज़ को हीट करने से भी आ सकते हैं सब्सटेंस को, या अगर किसी सब्सटेंस को एक दूसरे सब्सटेंस से मिक्स कर दोगे तब भी आपका चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि चेंजेस आपके आसपास अकर करते रहते हैं। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में जो प्लांट और ये बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक है वो सारा मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ ही जब क्लास 6 की ख़त्म हो जाएगी तो 7th 8th 9th 10th सारी NCERT करानी है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।